ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देश में इस समय कोरोना जैसी महामारी से पूरी तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, जिसमें विद्यालयों में अध्ययन कार्य ठप है। हम न तो मार्केट से पुस्तकें ला सकते हैं, न ही विद्यालय जा सकते हैं। पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके द्वारा विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई का प्रावधान बनाया गया है। जनता इंटरकालय लालपुर बरेती जलालपुर में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए भी क्लास प्रारंभ हो गई है। जिन छात्रों को अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं मिल पाया है या व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, वो अपने क्लास टीचर को या विद्यालय में दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क करके अपना मोबाइल नंबर, नाम, क्लास सेंड करके अपने ग्रुप से जुड़ जाएं और अपनी क्लास में चल रही पढ़ाई के से लाभ उठाएं और उसमें दिए गए प्रश्नों को हल करें। अगर कोई समस्या आती है तो उस ग्रुप के माध्यम से जो टीचर है, जो सब्जेक्ट टीचर है, उससे समझ लें। उसके नंबर पे या उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अब हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण कुमार वर्मा, मोबाइल नंबर 7376970359। श्री राजकुमार वर्मा, मोबाइल नंबर 9455503653। श्री श्याम बिहारी वर्मा, मोबाइल नंबर 9450375966। श्री आशीष कुमार वर्मा, मोबाइल नंबर 8127569945। मनोज कुमार, मोबाइल नंबर 991999969496। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट की एजुकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शिक्षा शास्त्र कक्षा 12 की शिक्षा शास्त्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम इसके सिलेबस के बारे में जान लेंगे, क्योंकि ये शिक्षा शास्त्र 2 खंडों में विभाजित की गई है। पहला है प्राचीन, मध्यकालीन एवं अर्वाचीन यानी वर्तमान समय में भारतीय शिक्षा। दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान। तो सबसे पहले हम प्राचीन, मध्यकालीन एवं अर्वाचीन समय में जो है शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय शिक्षा, जो कि इसका पहला लेसन है, जिसे हम वैदिक कालीन शिक्षा भी कहते हैं। यानी वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, ये शिक्षा में कहाँ तक किन भाषाओं के माध्यम से पढ़ाई जाती थी, भाषा कौन सी थी, माध्यम भाषा का कौन सा था, इसके साथ साथ ये कहाँ तक किन किन चीज़ों को अध्ययन कराने में सफल रही, स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, पाठ्यक्रम इसका क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दूसरा है बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा। बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा में हम बौद्ध काल के समय में जो भारत की शिक्षा प्रणाली थी, शिक्षा की पद्धतियाँ थी, शिक्षा का उद्देश्य था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तीसरा है मध्यकालीन भारतीय शिक्षा, जिसे हम मुस्लिम शिक्षा भी कहते हैं। मध्यकाल में मुस्लिम शासक हमारे देश के ऊपर शासन कर रहे थे। उस समय भारत की शिक्षा की स्थिति क्या थी, इस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, शिक्षा का माध्यम क्या था, शिक्षा का उद्देश्य क्या था, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। मध्यकाल के बाद में आता है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में अंग्रेज शासक हमारे यहाँ शासन करते थे, अंग्रेजों का शासन था। उस समय भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली थी, उन्होंने शिक्षा को किस तरीके से, यानी शिक्षा का माध्यम क्या बनाया, शिक्षा का उद्देश्य क्या था, किन किन को शिक्षा देने का प्रावधान किया गया था, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति, यानी जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, उस समय भारत की शिक्षा क्या थी, शिक्षा प्रणाली क्या थी, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षा शास्त्री थे, उनके क्या विचार रहे, उनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उनके बाद में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जैसे कि पंडित मदन मोहन मालवीय का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, उन्होंने शिक्षा को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया, उनका क्या योगदान रहा, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में श्रीमती एनी बेसेंट के शैक्षिक विचार, उनका योगदान और शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ तक आज उनके योगदान की प्रासंगिकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, शैक्षिक विचार, योगदान, वर्तमान समय में प्रासंगिकता, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका जीवन परिचय पढ़ लेंगे, शैक्षिक विचार पढ़ेंगे, शांति निकेतन, विश्व भारती, इन सब के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।
उसके बाद में आता है पर्यावरण शिक्षा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण शिक्षा के बिना कोई भी सब्जेक्ट पूरा नहीं माना जाता है, जहाँ तक सामाजिक विषयों की बात आती है। पर्यावरण शिक्षा में सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ समझेंगे, उसके प्रकार समझेंगे, पर्यावरण का हमारे जनजीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पर्यावरण शिक्षा हमारे लिए आवश्यक क्यों है, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या होता है, साधन कौन कौन से हैं, पर्यावरण शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हमें पढ़ना है पर्यावरण शिक्षा की समस्याएं, पर्यावरण प्रदूषण के कारण, प्रकार और निवारण, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर आता है शिक्षा के प्रसार की समस्या, यानी शिक्षा जो आगे बढ़ाई जा रही है, शिक्षा के क्षेत्र जो हैं उनमें क्या समस्याएं आ रही हैं उसके प्रसार में, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। शिक्षा में जो है अपव्यय, शिक्षा के कारण, अपव्यय के समस्याएं, कारण और निवारण, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा में अवरोधन, इन सब के बारे में हम अध्ययन इस लेसन में पढ़ेंगे। उसके बाद में शैक्षिक स्तर की समस्या, शैक्षिक स्तर का निम्न होना, यानी शिक्षा का स्तर आज कहते हैं ना, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, तो शिक्षा का स्तर की समस्या है, यानी शिक्षा का स्तर क्या है, आशय उससे क्या है, उसके निम्न होने के कारण क्या है, और उसको अगर कहते हैं नीचा है तो इसको ऊंचे उठाने के कौन से उपाय किए जाएंगे, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अगला आता है स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा की समस्याएं, यानी स्त्री शिक्षा का महत्व क्या है। जैसे कहते हैं ना, एक स्त्री पढ़ेगी तो 2 परिवारों को रोशन करेगी, जहाँ पे रहती वहाँ और जहाँ जाएगी वहाँ। तो स्त्री शिक्षा जो है उसका महत्व क्या है, और इतिहास, स्त्री शिक्षा कैसे कब प्रारंभ हुई, कैसे कैसे उसका विकास हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ भारत में स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। बाद में आता है सामाजिक शिक्षा, जिसे हम प्रौढ़ शिक्षा के रूप में भी जानते हैं। इसकी क्या समस्या है, पर्यावरण जो देखा जाए, सामाजिक शिक्षा जो प्रौढ़ शिक्षा है, जिसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएं देखेंगे। और सामाजिक शिक्षा के पंचमुखी कार्यक्रम जो हैं उसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम जनसंख्या पढ़ेंगे, जनसंख्या शिक्षा, अर्थ, परिभाषाएं, उद्देश्य, उसके प्रभावी कार्यक्रम पढ़ेंगे, यानी भावी कार्यक्रम, आगे आने वाले कार्यक्रम पढ़ेंगे। जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण, उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, जनसंख्या शिक्षा की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में इसका दूसरा भाग है जो खा खंड है, वो उसमें सीधे आपको देखना है कि शिक्षा शास्त्र के दूसरे खंड में आप देखेंगे कि ये शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान में हम सबसे पहले सीखना, यानी कैसे व्यक्ति सीखता है, उसका अर्थ, किस प्रकार सीखता है, उसकी प्रक्रिया, कौन से नियम हैं और किन विधियों के आधार पर सीखता है, इस सीखने के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रेरणा तथा शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। प्रेरक, यानी व्यक्ति को सीखने के लिए लालायित करने वाले जो प्रेरक होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ प्रेरक होते हैं जो जन्मजात होते हैं, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ऐसे कुछ अर्जित प्रेरक होते हैं, जैसे जो हम दूसरों से सीखते हैं, कैसे हमें अपने बाल बनाने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे लोगों से बातें करनी है, ये सब अर्जित प्रेरक होते हैं, जिनके बारे में पढ़ेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में इन प्रेरकों का क्या महत्व है, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद में रुचि क्या है, शिक्षा के रुचि तथा शिक्षा, रुचियों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है, यानी कहते हैं हमें गणित पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता है, अच्छा लगना ही रुचि होता है। तो रुचि क्या है, रुचि का अर्थ, परिभाषाएं, उसका महत्व और शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या प्रभाव है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में शिक्षा में पुरस्कार एवं दंड, यानी शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार और दंड क्यों आवश्यक है, क्यों नहीं आवश्यक है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, दंड और पुरस्कार का लाभ क्या है और क्या हानियां है। कभी कभी दंड जो होता है ना, कहते हैं दंड जो दिया जाता है, दंड सदैव सुधारात्मक होना चाहिए, तो उसके लाभ और हानियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य यानी जब मस्तिष्क, हमारा दिमाग सही होगा तभी तो हम पढ़ पाएंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, परिभाषा, लक्षण, प्रभावित करने वाले कारण और शिक्षक और विद्यालय की भूमिका, यानी मानसिक स्वास्थ्य का जो शिक्षक और विद्यालय की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि अगर स्वस्थ मस्तिष्क से शिक्षक पढ़ाएगा तो बच्चों की समझ में आएगा, अगर वो घर पे लड़ाई करके आया तो आपको पढ़ाएगा तो क्या समझ में आएगा। तो कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य का आपके ऊपर, यानी
क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, अर्थ, परिभाषाएं, महत्व, उपयोगिता, क्षेत्र, उद्देश्य, कार्य और मानसिक स्वास्थ्य के साथ इसका अंतर। अभी में आपने बताया, पहले चैप्टर में आपने देखा मानसिक स्वास्थ्य, अब आया मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, यानी दोनों एक जैसे हैं लेकिन इसमें विज्ञान जुड़ा हुआ है, इसलिए दोनों में क्या अंतर है इनके बारे में हम देखेंगे और इनका अंतर करते हुए इसके उद्देश्य कार्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगला है बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण। आ गया बुद्धि, तो हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धि परीक्षण किन प्रकार से होते हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे और ज्ञान के साथ बुद्धि के का अंतर बताएंगे, सिद्धांत इसके कौन कौन से हैं बुद्धि के वो बताएंगे, बुद्धि परीक्षण के प्रकार बताएंगे, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि क्या है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है उपलब्धि तथा उपलब्धि परीक्षण, यानी उपलब्धि बुद्धि ये दोनों अलग अलग हैं, ज्ञान लब्धि उपलब्धि लब्धि ये सब अलग अलग हैं, तो इन सब का अर्थ उद्देश्य क्या है और बुद्धि लब्धि जो है कैसे निकाली जाती है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ बुद्धि परीक्षण के साथ अंतर देखेंगे, उपलब्धि परीक्षण और बुद्धि परीक्षण में अंतर करेंगे, ये सारा हम करके देखेंगे। इसके बाद में आता है व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व परीक्षण, यानी व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है, इस सब के बारे में हम पूरी तरीके से अध्ययन करेंगे। उसके बाद में लास्ट है निर्देशन। निर्देशन यानी कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने जाता है, उसका कोई दिशा निर्देशन करने वाला होता है, नहीं रास्ता बताने वाला होता है कैसे आपको करना है, वो निर्देशन पढ़ेंगे। शैक्षिक निर्देशन क्या है, व्यावसायिक निर्देशन क्या है, इन दोनों के अर्थ पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे। निर्देशन दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि वैयक्तिक और सामूहिक, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसी तरीके से शैक्षिक निर्देशन की विधियां भी हम पढ़ेंगे।